चलिए आज हम बात करते हैं हिस्ट्री की। इग्नू की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कोड है BHIC 131। भारत का इतिहास प्रारंभ से 300 ईस्वी तक। आज हम बात करेंगे अपने अध्याय 13 की, यानी पार्ट 13 को पढ़ने वाले हैं हम। पार्ट 13 हमारा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना तथा मगध साम्राज्य का विस्तार। तो चलिए इसको जानते हैं अच्छे से, क्या है इस अध्याय के अंदर, क्या है इस चैप्टर के अंदर। उससे पहले बता देता हूँ, जिन बच्चों ने हाल ही में अभी BAG में एडमिशन लिया है या जो नेक्स्ट सेशन में BAG में एडमिशन लेंगे और डिसिप्लिन में वो हिस्ट्री सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, तो ये सभी वीडियोस उनके लिए काम आने वाली हैं। पूरी डिटेल से आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर करा दिया गया है। 12 चैप्टर कंप्लीट करा दिए गए हैं। आप सभी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले अपना चैप्टर 13 और पूरा जो आपका सिलेबस है वो सीक्वेंस से कंप्लीट कराया जाएगा, हिस्ट्री का और पोल साइंस का। ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट का। जो BAG में पढ़ते हैं ना बच्चे, उनके पास ये दोनों सब्जेक्ट होते हैं डिसिप्लिन में, उनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टा पे आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूज़र नेम आप सभी के सामने है, नीरज स्नातक के नाम से मेरा यूज़र नेम है। आप यहाँ पर मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। देखिए आप ही के लिए बनाया गया ग्रुप है ये। लगभग 3600 स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। किस तरह से, देखिए एक तो वीडियो में जो आपको पढ़ाया जाता है ना, उस सभी के नोट्स उपलब्ध होते हैं हमारी वेबसाइट पे। तो आप यदि वीडियो में रोक रोक के अगर आप वीडियो को देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो वहाँ की बजाय आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और हमारी जो वेबसाइट है वहाँ से जा कर के आप पूरे डिटेल से नोट्स पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और इसके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको वीडियो की नोटिफिकेशन ही नहीं आती है, तो इस ग्रुप से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट वाला ग्रुप है ये। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौर्य शासन का उदय। देखिए मौर्य शासन का उदय कब हुआ था आप सभी को पता है। नंद वंश के अंतिम राजा थे घनानंद। घनानंद का अंत करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य शासन की स्थापना की थी मगध के अंदर। ये आपको पता होगी, ये आपने स्टोरी काफ़ी बार सुनी भी होगी। ठीक है, और इसमें किसने इनकी मदद की थी सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा जो मदद की थी चंद्रगुप्त मौर्य की, वो थे चाणक्य। ठीक है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये एक ही व्यक्ति के नाम है, चाणक्य के ही नाम है। कौटिल्य के नाम से इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, चाणक्य के नाम से भी इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। लेकिन ये तीनों जो नाम है ना, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये आपको पता होना चाहिए, ये एक ही व्यक्ति के नाम है। किसके? कौटिल्य के, चाणक्य के। तो चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त के शौर्य एवं रण कौशल से, ठीक है, जो जो उसका शौर्य था, जो उसके अंदर टैलेंट था, जो उसका दिमाग था, उन सबके कॉम्बिनेशन को मिलाकर के नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद की मृत्यु करने के बाद, उसका अंत करने के बाद मौर्य शासन की स्थापना की गई थी। देखिए आपने ना ये वाली जो स्टोरी है ना चंद्रगुप्त मौर्य की, ये शायद आपने टीवी के अंदर भी काफ़ी बार देखी होगी। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके बारे में। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर इसको देखिएगा। चाणक्य कौन थे? चाणक्य जो थे वो एक महान अर्थशास्त्री, एक महान बुद्धिमान व्यक्ति, या ये कह सकते हो कि ये अपने टाइम के एक महान शिक्षक थे। इनके द्वारा ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड किया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इनके अधीन रह कर के बहुत कुछ सीखा। इनके अधीन रह कर के इन्होंने, ये लगा लो, अगर चाणक्य नहीं होते ना तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर अपनी विजय प्राप्त नहीं कर पाता। तो चाणक्य का बहुत बड़ा रोल था चंद्रगुप्त मौर्य की ज़िंदगी में, या चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित करने में चाणक्य का सबसे बड़ा रोल था। इससे पहले चंद्रगुप्त ने पंजाब सिंध में भी सिकंदर के, देखिए सिकंदर के आक्रमण को हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। सिकंदर पंजाब के और गांधार के, तक्षशिला के आसपास के बहुत सारे एरियाज़ को जो है वो कब्जा कर चुका था। और वहाँ पर सेल्यूकस जो है राज कर रहा था। सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस सिकंदर का कौन था? सेनापति था। तो सिकंदर के जाने के बाद सेल्यूकस वहाँ पे राज कर रहा था। लेकिन वहाँ की जो जनता थी ना, वो सेल्यूकस से परेशान हो चुकी थी। तो उन सब से मुक्ति भी दिलाई थी किसने? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने पंजाब और सिंध में भी जाकर जो सिकंदर की विदेशी शासन था ना, उससे छुटकारा दिलाया था जनता को। और जनता चाहती भी नहीं थी कि विदेशी शासन के नीचे रहकर वो काम करे। तो पंजाब और सिंध में जाकर के विदेशी शासन का इन्होंने अंत किया था। और उसके बाद जो है इन्होंने मगध पर चढ़ाई कर दी थी। ठीक है, मगध पर चढ़ाई कर ली थी और मगध पर विजय प्राप्त की थी चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की कूटनीति की सहायता से। विदेशी अंत करने के बाद, विदेशी शासन का अंत करने के बाद उसने भारत के अधिकांश भाग पर अपना आधिपत्य जमाया। ठीक है, विदेशी शासन का जब अंत किया उसने, तो उसके साथ साथ जब उसने मगध पर विजय प्राप्त की, तो उसके बाद उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी और मगध का विस्तार किया। ठीक है, तो भारत के कई, अधिकांश कह सकते हो कि दक्षिण भारत को छोड़ करके ना,
भारत के अधिकांश हिस्से यानी हिमालय से लेकर के छोटा नागपुर तक ये मगध का विस्तार कर दिया था। यहाँ तक जो है मौर्य साम्राज्य फैल चुका था। चंद्रगुप्त के पास 6 लाख की सेना थी। ठीक है, 6 लाख की सेना को लेकर के उसने समूचे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। चंद्रगुप्त एक कुशल योद्धा था, दिमागदार व्यक्ति था, दिमाग वाला योद्धा था। और इसके साथ चाणक्य ने इनको क्या सिखाया था कि जो भी हम राज्य करते हैं ना, उसमें जनता की भलाई होनी चाहिए। यानी जनता को यदि आप साथ लेकर कर चलते हैं तो आपकी तरक्की या फिर कह सकते हो आपके क्षेत्र का विकास या आपके आपके क्षेत्र का फैलाव होना लाजमी है। तो एक कुशल योद्धा था चंद्रगुप्त, एक कुशल सेना नायक भी था। ठीक है, और एक महान विजेता था। इसके साथ साथ वो एक योग्य शासक भी था, यानी उसे अच्छी तरह से परख थी कि किस प्रकार से राज्य को चलाया जाता है, किस प्रकार से राज्य की प्रजा का ध्यान रखा जाता है, क्या सैन्य नीति को अपनाया जाना चाहिए, क्या राजनीतिक और कूटनीति को अपनाना चाहिए। तो एक कुशल योग्य शासक भी था चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, कौटिल्य के ही नाम थे ये, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और इसके राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। आपको पता होना चाहिए इसके राज्य के जो मुख्यमंत्री थे, क्योंकि इनके गुरु पहले ही रह चुके थे और इनकी सहायता से ही मगध पर जो है इन्होंने शासन कर पाए थे, मगध पर विजय प्राप्त कर पाए थे। बचपन से ही आपको पता होगा कौटिल्य ने इनको ट्रेन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जब छोटे बच्चे थे तब से ही कौटिल्य ने इनको ट्रेन किया था। कौटिल्य इनके शिक्षक बनकर रहे थे इनके साथ, और सारी विद्याएं जो है ना, जो सारी विद्याएं थी वो इनके द्वारा ही इनको दी गई थी, कौटिल्य के द्वारा ही। हमेशा इनके साथ रहे चंद्रगुप्त मौर्य के। मगध पर विजय प्राप्त करने में कौटिल्य का अहम रोल था, ये मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे ज़्यादा अहम रोल किसका था? कौटिल्य का ही था मगध पर विजय प्राप्त करने का। अगर आप डिटेल से इसको समझना चाहते हैं ना, तो आप यूट्यूब पे इन कौटिल्य के बारे में या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, ना करके इनके बारे में। ठीक है, इनके बारे में एक सीरियल भी बना हुआ है, आपने शायद देखा हो, टीवी पे एक सीरियल आता है, तो आप इनके बारे में वो भी देख सकते हैं। एक लंबी कहानी है इनको लेकर के, चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य को लेकर के, किस प्रकार से कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया था, उसकी एक लंबी कहानी है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में हिमालय तथा पश्चिम में हिंद कुश तक फैल गया था। मैंने अभी आपको बताया, यानी कि हिमालय से लेकर के छोटा नागपुर तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य फैल चुका था। यानी कि मगध का जो क्षेत्रीय विकास था वो अत्यधिक हुआ किसके अंदर? भारत के अंदर। इसकी जो राजधानी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो राजधानी बनाई थी अपनी, वो पाटलिपुत्र बनाई थी। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल के अंत में, जब इसके शासनकाल का अंत आ गया था, यानी जब ये अपनी मृत्यु के करीब था, उससे कुछ साल पहले ही इसने जैन धर्म को स्वीकार किया था, यानी जैन धर्म को मानने लगा था। ये तो आपको पता ही होगा, लास्ट से लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि 6ठी शताब्दी के पश्चात जो है दो दो धर्म थे जो परंपरावादियों के विरुद्ध खड़े हो गए थे। कौन थे वो? बौद्ध धर्म थे और जैन धर्म थे। और बड़े बड़े शासकों ने इनको अपनाया भी था। ठीक है, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को। तो जैन धर्म को अपनाया था किन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये धर्म हमें क्या बताते थे कि सच्चाई क्या है और इंसान जो है वो दुखों में किस प्रकार से फंसा हुआ है, ये सब कुछ ये धर्म हमें ये बताते थे। तो ये कह सकते हो कि धार्मिक रूप से परिवर्तन, सामाजिक रूप से परिवर्तन इन धर्मों ने ही किया था उस समय में। तो जैन धर्म को स्वीकार किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका जो शासक बना था वो था उसका पुत्र बिंदुसार। देखिए, आप कंफ्यूज मत होना, एक व्यक्ति थे बिंबिसार, आपको पता हो तो। ठीक है, बिंबिसार एक व्यक्ति थे। बिंबिसार कौन थे? बिंबिसार एक, ये कह सकते हो प्रथम महत्वपूर्ण राजा थे कहाँ के? मगध के। बिंबिसार को उनके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बना लिया था। ठीक है, उनके ही पुत्र द्वारा उनको बंदी बना लिया गया था और अजातशत्रु ने फिर मगध पर जो है अपना शासन आधिपत्य में ले लिया था। उसके बाद अजातशत्रु ने देखिए, अजातशत्रु ने मगध का फैलाव या मगध का जो क्षेत्रीय फैलाव था वो अजातशत्रु के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि इसने अपने पिता को बंदी बना करके साम्राज्य को फैलाया। इसके बाद इसने अपने मामा, जो इसके मामा थे ना, कौशल नरेश, उनको भी, उससे भी सारे संबंध समाप्त कर करके उसके खिलाफ युद्ध करके और मगध के साम्राज्य को आगे फैलाया। तो बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज मत होना। बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, लेकिन ये बिंबिसार ये इससे पहले के व्यक्ति थे। ठीक है, तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना बिंबिसार और बिंदुसार में, इसलिए मैंने आपकी कन्फ्यूज़न दूर की है। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध का राजा बना था, वो इसका पुत्र था और लगभग 25 वर्ष तक इसने शासन किया था। किसने? बिंदुसार ने।
बिंदुसार के शासनकाल में उसके 500 से भी ज़्यादा मंत्री थे, 500 से भी ज़्यादा मंत्री थे, और 274 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। बिंदुसार के बाद कौन बैठा था गद्दी पे? बिंदुसार के बाद गद्दी पे बैठा था अशोक। अब अशोक कौन था मैं आपको बताता हूँ। बिंदुसार ने यूनान, मिस्र और सीरिया, ये सभी देश जो थे ना, जिन पर किसने कब्जा कर लिया था, ये सिकंदर के अधीन थे, आप सभी को पता हो तो। ठीक है, सेल्यूकस इन सबको देख रहा था। तो यूनान, मिस्र, सीरिया, इन सभी देशों के साथ बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे, क्योंकि उस समय व्यापार की दृष्टि से हमारा जो है व्यापार आगे बढ़ने लगा था, मेल जोल संस्कृति का बढ़ने लगा था। तो बिंदुसार ने यूनान, मिस्र और सीरिया के साथ अच्छे संबंध बना लिए थे, मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए थे। यहाँ से बहुत सारी धातुएं भारत लाई जाती थी, और भारत से बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर जाई जाती जाती थी। इसके बाद जो शासन किया था बिंदुसार के बाद, वो क्या था, अशोक मौर्य ने। अब हम पढ़ते हैं अशोक मौर्य के बारे में। अशोक मौर्य कौन थे? देखिए, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ना बिंदुसार के 101 पुत्र थे। बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया ये कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे। 101 पुत्र में सबसे बड़ा जो पुत्र था ना, वो था सुमन। सुमन नाम का व्यक्ति इनका सबसे बड़ा पुत्र था, और अशोक नाम का व्यक्ति जो था वो इनका दूसरा पुत्र था, और सबसे छोटा जो इनका पुत्र था वो था तिष्य। ठीक है, तिष्य नाम का व्यक्ति इनका सबसे छोटा पुत्र था। अब जो सिंगली स्रोत मिले ना, सिंगली स्रोत ये कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया। लेकिन ये सब कुछ कल्पना लगती है, ये सब कुछ झूठ लगता है, क्योंकि अशोक का जो इतिहास है ना, वो अभिलेखों के आधार पर तैयार हुआ है। और जब हम अभिलेख पढ़ते हैं तो अशोक सबसे बड़ा महान व्यक्ति माना जाता है, जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म को फैलाया था। अभिलेखों में इसने जो है बौद्ध धर्म के धम्म की स्थापना की थी, आपको पता होगा। और धम्म क्या बताते थे? धम्म बताते थे कि जो जीवन है वो किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए, जीवन में जो दुखों का कारण है वो क्या है, इनका निवारण कैसे होना चाहिए, ये सब कुछ धम्म के द्वारा बताया गया था। तो जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अशोक का जो इतिहास है वो अभिलेखों के आधार पर तैयार हुआ, और अभिलेख ये बताते हैं कि वो अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे। तो ये वाली जो बात है ना, 99 भाइयों की हत्या की थी, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी कल्पना सी लगती है। अशोक पहला राजा हुआ जिसने अभिलेखों से जनता को संबोधित किया था। ठीक है, अशोक ही पहला व्यक्ति था, बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित होने के बाद इसने अभिलेखों से जनता को संबोधित किया था। अभिलेखों में लिखवा के अशोक जो बौद्ध धर्म के जो धम्म थे वो इन्होंने अभिलेखों में लगाकर छपवा करके जनता को संबोधित किया था। और युद्ध से विमुखता, युद्ध से एक समय, देखिए एक समय ऐसा आ गया था अशोक की ज़िंदगी में कि युद्ध से वो बिल्कुल परे हो चुका था, जीवन का जो सत्य होता है उससे परिचित हो चुका था। और धम्म के सिद्धांत के आधार पर, धम्म के सिद्धांत को इसने प्रामाणिकता दी थी अपने शासनकाल में। ठीक है, तो धम्म के सिद्धांत के आधार पर शासन की स्थापना ने अशोक को विशेष प्रसिद्धि दी, या ये कह सकते हो कि जो इसका फैलाव हुआ, जो इसका नाम जो फैला ना, वो इसी वजह से फैला था कि इसने धम्म की स्थापना कराई, अभिलेखों पे, शिलाओं पे इसने धम्म को लिखवाया, अपने राज्य में इसने धम्म का प्रचार जो है वो बहुत ज़्यादा किया था। और कहीं ना कहीं जो इसके साम्राज्य की जनता थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी उस समय जो इन्होंने धम्म को बताया था। यानी जो भी चीज़ें धम्म के द्वारा बताई गई थी ना जनता को, जैसे कि झूठ ना बोलना, ठीक है, चोरी ना करना, किसी की संपत्ति को अपने अधिग्रहण में ना लेना, ये सभी बातें ऐसी बातें थी जो नैतिक रूप से जनता को संबोधित करती थी। तो जनता भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी, और क्योंकि इन्होंने खुद भी बौद्ध धर्म को अपनाया था तो जनता जो है इनसे जुड़ती चली गई थी, और इनको काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी अपने शासनकाल में, इसकी वजह से ही। एक बार मैं आपको सूची दिखा देता हूँ कि किस किस इंसान ने, किन किन बंदों ने जो है मगध पर जो है मौर्य शासन के दौरान शासन किया था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, सबसे पहले स्थापना की थी मगध पे, और इन्होंने जो है 322 से 298 ईसा पूर्व तक लगभग 25 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। इसके बाद इनके पुत्र आ गए थे बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार ने शासन किया था 25 वर्ष तक, ये मैंने आपको बता दिया, 298 ईसा पूर्व से लेके 273 ईसा पूर्व तक। इसके बाद शासन किया था अशोक ने। बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक। अशोक ने शासन किया 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, लगभग 41 वर्ष। और अशोक का जो शासन है ना वो सबसे अधिक माना जाता है, इसीलिए जो है अशोक को अत्यंत महत्वपूर्ण राजा माना जाता है मौर्य शासकों में से। कुणाल आए इसके बाद 232 से 228, लगभग 4 वर्ष इन्होंने किया। इसके बाद दशरथ आए, इन्होंने भी 4 वर्ष शासन किया। इसके बाद संप्राप्ति आए, इन्होंने 9 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद शालीशुक आए, इन्होंने 13 वर्ष किया। यानी उसके बाद जो है अवधियां जो शासन काल की रही हैं, उसके बाद के जो राजा रहे हैं मौर्य शासन के, वो कहीं ना कहीं मौर्य शासन उसके बाद डाउन होता चला गया।
तो ये पहले तीन ऐसे जो व्यक्ति थे ना, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और उनका पुत्र बिंदुसार और उनका पुत्र अशोक, इन्होंने जो है इन्होंने जो है मौर्य शासन को, मौर्य साम्राज्य को फैलाव दिया और मौर्य साम्राज्य की जनता को इन्होंने अच्छी तरह संबोधित किया, प्रजा का ख्याल रखा। तो ये तीन ऐसे शासनकाल थे जो अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं मौर्य शासन के, मौर्य साम्राज्य के। क्वेश्चन भी ज़्यादातर जो बनता है ना आपकी बुक के अंदर, वो इनमें से ही बनता है। चंद्रगुप्त से बनेगा, बिंदुसार से बनेगा, या फिर अशोक से बनेगा। ठीक है, ज़्यादातर तो बनते हैं वो अशोक से बनते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से बनते हैं। तो आपको इनको अच्छे से स्टडी करना है। इसके बाद देखिए, बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें जो प्राप्त होती है उसमें किस किस चीज़ों से प्राप्त होती है। तो आप सभी ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जो मुख्यमंत्री थे, कौन? चाणक्य। चाणक्य मुख्यमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्यमंत्री थे चाणक्य, और इनके गुरु भी थे। इन्होंने रचना की थी अर्थशास्त्र की। अब यहाँ पर ये अर्थशास्त्र आप वो मत समझ लेना कि इकोनॉमिक्स को लेकर के इन्होंने कुछ ऐसा लिखा था। अर्थशास्त्र के अंदर राजनीतिक कूटनीति का वर्णन किया गया है। देखिए, राजनीतिक कूटनीति उस समय बहुत महत्वता रखती थी समय, अब उस समय के अनुसार। आज भी इनके जो राजनीतिक कूटनीतिज्ञ हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं लोगों की। तो इन्होंने रचना की थी अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र का मतलब था राजनीतिक कूटनीति जो इसके अंदर लिखी गई थी उसकी, उससे काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य के अंदर इन्होंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी इन्होंने इन्होंने देखा, उन सबका वर्णन जो है इन्होंने इसके अंदर किया है। उसके बाद एक विदेशी थे मैग्नेस्थीज, ठीक है, मेगास्थनीज। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। इंडिका के अंदर भी मौर्य साम्राज्य की बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है, मौर्य साम्राज्य को समझने का मौका मिलता है। उसके बाद चीनी यात्री थे फायान, हेनसांग और इतिसंग। ये तीनों थे, इन्होंने अपने अपने विवरण लिखे थे। ठीक है, ये चीन से आए थे मौर्य साम्राज्य में, और मौर्य साम्राज्य में काफ़ी समय तक रहे, घूमे फिरे, इन्होंने पूरे साम्राज्य को समझा। इसके बाद इन्होंने अपनी अपनी रचनाएं लिखी, अपने अपने विवरण लिखे। किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो इनके विवरण, विशेष विवरण जो है वो इनके मिलते हैं, जिससे जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसके बाद देखिए, अशोक के लगभग 37 अभिलेख हैं, जिसमें रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख काफ़ी फेमस है। ठीक है, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, उनसे जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन कलाकृतियाँ तथा भग्नावशेष स्तूपों से, विहारों से, मठों से, ये सभी चीज़ें मिली हैं खुदाई के दौरान। स्तूप मिले हैं, विहार मिले हैं, मठ मिले हैं, गुफाएं मिली हैं। ठीक है, मौर्यकालीन जो कलाकृतियाँ मिली है वो सब कुछ हमें मिली है, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्यकालीन सिक्कों से भी उस समय के इतिहास की जो पर्याप्त जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन के अंदर जो सिक्के थे ना, वो लगभग ऐसे सिक्के चल गए थे कि उस समय जैसे जो राजा हुआ करता था ना, उसकी तस्वीर छपने लगी थी उन सिक्कों पे। तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानकारी प्राप्त हो पाई थी मौर्य साम्राज्य के बारे में। सिक्के से पता चलता था कि किस समय का कौन सा काल है, कालखंड भी छपने लगा था, फ़ोटो भी छपने लगी थी उनकी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली। तो ये सारे जो थे, ये सारे जो स्रोत हैं ना जानकारी प्राप्त करने के, ये काफ़ी हैं, काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, और ठीक मात्रा में उपलब्ध है, जिससे जानकारी मिल जाती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं मगध के विस्तार की। देखिए, मगध जो था ना, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि मगध का जब फैलाव हो चुका था, विस्तार हो चुका था, ये कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ठीक है, लौह खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, नदियाँ इसके आसपास थी, उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इसके साथ साथ जिन राजाओं ने इस पर राज किया था ना, देखिए मैंने आपको बताया था बिम्बिसार जो थे वो इनके महत्वपूर्ण राजा माने जाते थे। प्रथम महत्वपूर्ण राजा माने गए बिम्बिसार। बिम्बिसार को बंदी किसने बनाया? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने जब उनको बंदी बनाया तो अजातशत्रु ने काफ़ी युद्ध करे, यहाँ तक कि अपने मामा के साथ भी युद्ध किया, और उनको हरा करके इसने मगध का क्षेत्रीय फैलाव जो है बहुत ज़्यादा कर लिया था। यानी कि एरिया जो मगध का था ना, वो बहुत बढ़ा लिया था इसने। इसके बाद धीरे धीरे मगध का जो है विस्तार होता गया था। इसीलिए मगध जो है एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था उस समय। इसीलिए मगध की ओर ना प्रत्येक राजा की नज़र रहती थी कि अगर मगध पे हमने कब्जा कर लिया तो लगभग हम पूरे भारत पे कब्जा अपना मानेंगे। जैसे कहा जाता है ना कि दिल्ली राजधानी है, दिल्ली मेन है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे ही उस समय मगध हो गया था। तो मगध एक सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उस समय उभर रहा था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का केंद्र बन गया था उस समय, क्योंकि मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी गई थी घनानंद की मृत्यु के बाद। ठीक है, और यह उसके बाद ये अपनी चरम अवस्था में पहुंचा। मौर्य साम्राज्य का जब ये केंद्र बन गया तो फिर ये अपनी चरम अवस्था में पहुंचा। फिर ये इसका जो क्षेत्रीय फैलाव था वो बढ़ता चला गया, भौगोलिक दृष्टि से भी ये ठीक था। हालांकि 6ठी सदी ईसा पूर्व से ही मगध का विस्तार प्रारंभ हो गया था। लेकिन जब हम बात करते हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व, 6ठी सदी से ही बात जो हम कर रहे हैं ना, ये वही वाली बात है जो मैंने आपको बताई, बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु, ये वही वाली बात है।
दक्षिण के क्षेत्रों को छोड़कर अगर हम भारत के नक्शे की बात करें ना, तो दक्षिण के जो क्षेत्र थे ना, दक्षिण के क्षेत्र को छोड़ करके ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा था ये लगभग जो है मगध के अंदर आ गया था। यानी मगध का फैलाव इतना ज़्यादा हो गया था, हिमालय से लेके छोटा नागपुर तक, यहाँ तक जो है पूरा का पूरा जो है मगध 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 का क्षेत्रीय विकास हो चुका था, क्षेत्रीय फैलाव हो चुका था। भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग मगध साम्राज्य के अंदर था। भारतीय अगर हम भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो भाग था वो फिर मगध के अंदर चला गया था, इसलिए प्रत्येक राजा के लिए जो है मगध विशेष बन गया था। भौगोलिक दृष्टि से भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो देखिए मगध जहाँ स्थित था ना, जहाँ पे मगध जहाँ स्थित था वहाँ की मिट्टी काफ़ी जलोढ़ थी, क्योंकि वहाँ से जो है गंगा नदी बहती थी। तो वहाँ की जो मिट्टियाँ थी वो क्या थी, काफ़ी जलोढ़ थी। और जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है, यानी वहाँ पर खेती करना आसान होता है। तो भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा उपयोगी क्षेत्र था ये, इसीलिए यहाँ पर लोगों की जनसंख्या भी इसलिए यहाँ पर बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये उपजाऊ क्षेत्र था। इस इलाके में लौह खनिज पर्याप्त मात्रा में मिलते थे, और जब लौह खनिज मिलते हैं पर्याप्त मात्रा में तो क्या था वहाँ के लोगों के लिए, हथियार बनाना तो उनके लिए आसान था ही, इसके साथ साथ वो कृषि के औजार भी बनाते थे। इन इस सहायता से उनकी जो कृषि में तरक्की होती थी, और उसके साथ साथ हथियारों के साथ जो युद्ध वगैरह जो करते थे ना सैनिक, उनकी भी तरक्की होती थी। तो लौह खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। इसके बाद देखिए इसके आसपास दक्षिण बिहार के जंगल थे, और जहाँ वन संपदा होती है वहाँ पे तो अत्यधिक लाभ मिलता ही है, आप सभी को पता ही होगा। तो वन संपदा का लाभ मिलता था यहाँ पे भौगोलिक दृष्टि से। नदियाँ थी इसके आसपास, ठीक है, नदियों ने संचार व्यवस्था को बढ़ाया, संचार और परिवहन की सुविधा को बढ़ाया। इससे क्या होता था, इससे व्यापार व्यापार की दृष्टि से व्यापार जो है अन्य देशों के साथ हो पाता था अच्छे से। तो संचार संचार के साधन मिल जाते हैं, संचार की अवस्था बढ़ जाती है, इससे फ़ायदा होता था। तो ये सारी जो सुविधाएं थी ना, सारी सुख सुविधाएं थी, ये मगध को विशेष करती थी, इसलिए मगध विशेष हो गया था। भौगोलिक दृष्टि से तो विशेष था ही, खासतौर से इसका क्षेत्रीय फैलाव जो हो गया था ना, वो भी फिर विशेष हो गया था। तो इस प्रकार से मगध का क्षेत्रीय विस्तार हुआ, और ये कारण थे जिसके कारण मगध का जो है विस्तार होना आवश्यक भी था। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, चैप्टर 13, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे 14 चैप्टर की। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप सभी।